क्योंकि जब भी वो लड़की अपना चेहरा किसी आईने में देखेगी तो उसका जो दर्द होता है वो फिर से वो हरा हो जाता है, जो जख्म होता है। क्योंकि जब आपके शरीर पर एसिड गिरता है वो रास्ते में आने वाली हर चीज को गला देता है। मांस, हड्डी, मसल्स, टिश्यू, एसिड के आगे कुछ भी नहीं बचता है। 20 लोग एसिड लेकर उसके घर में घुस गए और करीब 16 लोगों पर एसिड अटैक कर दिया गया, जिसमें 8 लोग ऐसे थे जो बुरी तरीके से झुलस गए थे। और कहते हैं जो इंसान मेंटली ब्रेकडाउन हो गया उसको कवर अप करने में, उसको अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो आप हेड नहीं कर सकते हो लाइफ। तो सबसे पहला जो लाइफ एसिड अटैक पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, वो होता है ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन। कहते हैं ना कि जब आपका अस्तित्व टूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप अस्तित्व का अर्थ खोजना चाहते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को फिर से कैसे बनाते हैं? जब अपना कोई आइडेंटिटी, आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, तो वो पहचान देने में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में। आज का हमारा मुद्दा है एसिड अटैक्स। मेरे साथ आज टेबल पर सृष्टि और अमन के साथ साथ राइटर और पॉडकास्टर स्वाति बैठी हुई हैं। एसिड अटैक के बारे में मैंने सोचा था मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दूंगी और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जब हमारी ऑडियंस उसे सुने तो वो सहम जाए। लेकिन लिखते लिखते मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये दर्द इतना भयानक है कि शायद मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, और अगर मैं उसकी कल्पना कर ही नहीं सकती तो मैं उसके बारे में लिख भी नहीं पाऊंगी। और शायद मैं सबसे अच्छे लेखक को भी ये कह देते कि आप आए और मुझे 4 शब्दों में बता दें कि एसिड अटैक कितना गंभीर है, तो शायद उनके शब्द भी कम पड़ जाते। इसीलिए आज केसेस और डेटा ही आपको ये बता देंगे कि ये मुद्दा कितना ज्यादा गंभीर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये केसेस हमारे देश में कितने ज्यादा आते हैं। यहाँ मैं एक चीज स्पेसिफाई कर देना चाहती हूँ कि एसिड अटैक का टॉपिक जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि मर्दों पर एसिड अटैक के हमारे पास जितने केसेस हैं उनके नंबर इतने सिग्निफिकेंट है कि उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो सृष्टि, आप मुझे प्लीज बताइए हमारे देश में कितने एसिड अटैक के केसेस आते हैं, औरतों पे कितने केसेस हैं, मर्दों पे कितने केसेस हैं? तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देंगे कि मर्द पे भी एसिड अटैक होता है और वो टोटल है 35% एनसीआरबी 2040 के डेटा के अकॉर्डिंग। और एनसीआरबी के 2011 डेटा के अकॉर्डिंग टोटल नंबर इंडिया में केसेस था 83, 2012 में 85, 2013 में 66 और 2015 में 222। और अगर हम 2017 की बात करें, 17 और 18 की, तो टोटल नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ के 596 हो चुका है। और 596 में केवल रिपोर्ट हुआ 149। और एक और डेटा है जो कि है सबसे पहले एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन इंडिया का, जिसके मुताबिक 2012 में 106 है टोटल, 2014 में 309, 2013 में 112 और 2015 में 500। यहाँ आप देख सकते कि एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2015 में 222 है और इसके मुताबिक टोटल 500 है। कितना डिफरेंस है? और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये तो पूरा डेटा बता रहा है, और जो ये फाउंडेशन बताया हम लोग को वो तो हर जगह एनजीओज वगैरह कवर करते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारा ऐसा केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं होता है। और रिपोर्ट केस करने का कारण भी है, जैसे कि सबसे पहला कारण ये कि जो अटैकर होता है वो भाग जाता है, तो पुलिस अपना हाथ खड़ा कर लेती है कि हम अब किस पे इल्जाम लगाए। दूसरा कि लोग डर जाते हैं कि अगर हम अभी रिपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है अगले दिन फिर से मेरे पे अटैक हो जाए, क्योंकि ये समस्या इतना गंभीर होता है और बहुत दर्दनाक भी होता है एक विक्टिम के लिए अगर वो ठीक भी हो जाए तो। और तीसरा, जो पुलिस रहता है उनको कई बार पता भी नहीं होता है कि इस चीज के लिए एफआईआर अगर हम दर्ज करें तो कैसे करेंगे। मतलब पुलिस वालों को इसके बारे में हाँ, पुलिस को भी इनके बारे में लॉ नहीं पता होता है। अमन, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं? एसिड अटैक के केसेस बहुत ज्यादा कॉमन आते हैं, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से केसेस है जो पढ़ के आपको लगा कि इनके बारे में बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है? एक मामला है 2017 का है। एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू। इस पर इसके बाप ने एसिड फेंक दिया। बाप शब्द सुनना बहुत लोगों के लिए काफी वो होता है कि बाप कैसे बोल दिया। बाप इसलिए बोल दिया सर क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिस पर अगर एक पिता अगर किसी लड़की पर एसिड फेंक रहा है तो उसको शायद और भी अगर कुछ बुरा शब्द हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी कहानी उसका ये था कि 2017 में एक लड़की है खुशबू, जिस पर उसके बाप ने एसिड अटैक कर दिया। और ये खुशबू इसलिए उस पर एसिड अटैक हो गया क्योंकि उसका जो पिता था वो लड़की बेचने का काम करता था। ये छोटी छोटी लड़कियों का जुगाड़ करता था और फिर उनको बेचता था, वैसे लोगों को जिनकी शादी नहीं होती थी।
उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी बेटी खुद 15 साल की हुई तो ये अपनी बेटी को बेचना चाहा पहले, ठीक है, बेचना चाहा। उसके बाद जब इसकी बेटी ने इस बात का विरोध किया तो उसके बाद उसकी शादी करवा दी गई, 2012 ईस्वी में करवा दी गई। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 15 साल की थी और उसकी शादी कर दी गई थी। उसके बाद वो लड़की जो थी वो अपने बाप से बहुत अनुरोध करती थी कि आप इस तरह की चीज़ों को मत करिए, क्योंकि बहुत निंदनीय था। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एज ए डॉटर, एज ए बेटी, अगर आप देख रहे हैं कि किसी लड़की को मतलब ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है उसके शरीर के नाम पे या फिर उसके किसी चीज़ पे उस बोली लगाया जा रहा है तो आपको बुरा लगेगा। तो लड़की भी इस चीज़ का विरोध कर रही थी। तो उसके बाप ने पहले क्या किया कि उसको बहुत धमकाया। इस लड़की ने पहले विरोध किया। विरोध करने के बाद जब उसकी शादी हो गई और जब वो अपने घर चली गई तो उसके बाद वहाँ से भी लगातार वो अपने बाप को बोल रही थी कि हम आप पे कोई कानूनी कार्रवाई कर देंगे अगर आप नहीं रुकते हैं तो। फिर क्या हुआ कि इस धमकी में आकर के उसका बाप क्या हुआ कि उसके घर पे एक दिन पहुँचा और उसको धमका के आया कि अगर तुम ऐसा कुछ करती हो, मेरे ऊपर केस करती हो, तो हम ऐसा तुम्हारे साथ कर देंगे कि तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाओगे। उसके बाद लड़की फिर भी अपने बाप को समझाती रही, बाप नहीं माना और एक दिन वो थाना चले गई केस करने के लिए, बाप को पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसका बाप सुबह में 3 बजे उसके घर पे पहुंचता है। लड़की अपने बेटी के साथ, उस वक्त उसकी बेटी 2 या 3 साल की थी और अपने पति के साथ सो रही थी। लड़की जैसे ही आकर दरवाज़ा खोलती है उसका बाप उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है। एसिड फेंकने के बाद क्या होता है कि लड़की मतलब हड़बड़ाकर गिर जाती है बेड पे। उसका पति वहाँ सो रहा होता है, उसका बच्चा भी वहाँ सो रहा होता है। उन दोनों पे भी एसिड के छींटे पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों भी घायल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस लड़की को और मतलब सबसे दर्दनाक उसके साथ ये होता है कि जिस दिन उसकी सर्जरी हो रही होती है नाक की, उसका नाक पूरा पिघल गया था और एक आँख पूरा उलट गया था, ठीक है। तो जब उसकी सर्जरी हो रही थी तो उसी दिन उसकी माँ का भी देहांत हो गया। मतलब एक तो पिता हैवान निकला, दूसरा उसकी माँ उसी दिन मर गई। लड़की इस बात से भी घबराई हुई थी कि उसका पति उसको छोड़ देगा। हालांकि बहुत अच्छे लोग होते हैं जो नहीं छोड़ते हैं या फिर जो समझते हैं कि जो मेरे जो हमदर्द हैं या फिर जो मेरे हम साथी हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हालांकि उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और आज जो वर्तमान परिस्थिति है वो लड़की सिरोज में काम करती है। सिरोज एक फाउंडेशन है जिसके बारे में आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसका थोड़ा परिचय ये है कि ये जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको लेकर ये चलता है और उनको सपोर्ट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से उनके लिए काम करता है। और ये लोग क्या करते हैं कि जो उस माहौल से निकलकर लड़की आई है, जो सर्वाइवर्स है, उसको एक ऐसा माहौल देते हैं ताकि उसका दर्द जो है वो कुछ हद तक कम किया जा सके। कुछ हद तक इसीलिए क्योंकि जब भी वो लड़की अपना चेहरा किसी आईने में देखेगी तो उसका जो दर्द होता है वो फिर से वो हरा हो जाता है, जो जख्म होता है। तो ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ताकि जिसके हिसाब से उन लड़कियों को सपोर्ट मिल सके या फिर उन लड़कियों को ऐसा ना लगे कि मतलब हम बहुत तिरस्कृत हैं, समाज में मेरा आदर नहीं हो रहा है। तो ये लोग उस तरह से काम करते हैं। और लड़की अभी चाहती है कि उसके बाप को मतलब कहिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट जो हो सकता है वो सज़ा मिले। तो ये मामला है। बाकी और भी कुछ मामले आएंगे मेरे दिमाग में तो हम आपको इस बातचीत के दौरान बताते रहेंगे। लॉज बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो लॉ सेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ के कॉजेज क्या क्या थे कि एसिड अटैक जैसे मामले आते क्यों हैं सामने। सबसे कॉमन है प्रपोजल्स रिजेक्ट करना। हमने एक वीडियो अपने लास्ट एपिसोड में जो की थी उसका भी मुद्दा था हेट क्राइम, जिसमें प्रपोजल रिजेक्ट करने की वजह से लड़के अक्सर जाके लड़कियों के मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। तो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। एक और चीज थी डिनाइंग डाउरी। बहुत सारे ससुराल ऐसे होते हैं जो दहेज ना देने पर अपनी बहुओं के साथ ऐसे काम करते हैं। जैसा एक केस अभी अमन ने बताया कि एक बाप ने ही अपनी बेटी पर एसिड फेंक दिया, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने घर में बेटियों को चाहते ही नहीं है। ऐसा एक केस आप लोगों ने अगर अनमोल का नाम सुना होगा, वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। जब वो 2 महीने की बच्ची थी, वो अपनी माँ की गोद में थी, उनके पिता ने उनकी माँ के ऊपर एसिड फेंक दिया था। अब माँ की गोद में थी तो एसिड माँ के साथ साथ उनके ऊपर भी गिरा था। माँ तो उस चीज को सरवाइव नहीं कर पाई, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और अनमोल 5 साल की उम्र तक हॉस्पिटल में ही रही थी। वहां से उसके बाद उनको ऑर्फनेज भेज दिया गया और उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो 226 रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो अटैकर होता है वो इस बात को झेल ही नहीं पाता है कि उसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए वो चाहता है कि हर वो औरत जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया वो उसकी बॉडी को तबाह कर दे। हर उस औरत की बॉडी को जो उसके खिलाफ आवाज उठाती है या उसके खिलाफ अपना कोई कदम बढ़ाती है।
तो अब देखिए हमारे पास क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में 326 ए और 326 बी के सेक्शन है आईपीसी के, उनके अकॉर्डिंग एसिड अटैक्स जो है वो क्रिमिनलाइज्ड है, 10 साल की सजा दी जाती है। लक्ष्मी अग्रवाल का केस बहुत पॉपुलर हुआ था, तो लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था 18 जुलाई 2013 को, उसके वर्डिक्ट में आया था कि जो एसिड की सप्लाई उसको कैसे रेगुलेट करनी है। अगर आप एसिड बेचना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर कोई इंसान आपके पास एसिड खरीदने आता है तो उसे अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, उसे बाकायदा अपना नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ सब लिखवानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको वो कॉज भी बताना पड़ेगा कि आप एसिड क्यों खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 साल से कम की है तो आपको एसिड नहीं बेचा जाएगा। अब लूप होल्स हमारे लॉज में बहुत ज्यादा होते हैं, ये करना चाहिए, बात 2013 तक में डिसाइड कर ली गई थी, लेकिन 2015 तक ये चीज सही तरीके से एक्शन में नहीं आ पाई थी। 2015 में दिसंबर में एक और बहुत चर्चित केस के बाद ये बातें एक और वर्डिक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो एसिड बेचते हैं अगर वो इलीगली सप्लाई कर रहे हैं एसिड को, या एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए लॉज के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया था। और उसमें ये भी कहा गया था कि ऐसे जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं उन लोगों को डिसेबिलिटी लिस्ट में डाला जाए, सो दैट जितनी भी प्रिविलेजेस होते हैं जो डिसेबल्ड को मिलते हैं वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स भी ले पाए। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 357A CRPC है, जिसमें विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन देने की बात की गई है। ये कॉम्पनसेशन PMRF मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के तहत लड़कियों को 1 लाख दी जाती है, और जितने लड़के होते हैं उन्हें 1 लाख तक की मदद की जाती है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं 3 लाख से 5 लाख के बीच में मदद करती हैं। जब लक्ष्मी का केस हाईलाइट हुआ था तब वो रकम 3 लाख की थी। जिस सेकंड केस की मैंने बात की है उस टाइम ये अमेंडमेंट किया गया कि वो जो हेल्प वाली रकम होगी वो 3 लाख से 5 लाख की कर दी जाएगी। इसके साथ ही 200 करोड़ का एक बजट सेट हुआ था। क्यों हुआ था ये मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। टू प्रमोट स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 5 lakhs टू विक्टिम ऑफ एसिड अटैक टू मीट द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस ओवर एंड अबव द कॉम्पनसेशन पेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब ये कि राज्य सरकार की मदद के अलावा 5 लाख की मदद और आपको सरकार की तरफ से मिलेगी। अब देखिए इसमें कुछ लूप होल्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो ये कि जो 1 लाख की जो इनिशियल रकम हमको मिलती है सरकार की तरफ से वो स्टार्टिंग के 15 डेज के अंडर में मिलती है, जिसके बारे में सृष्टि अभी बात करने वाली है। दूसरी ये कि जो एसिड अटैक वाले विक्टिम्स होते हैं एक सर्जरी से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो लोग बात कर रहे हैं कि 22-23 सर्जरीज 32 सर्जरीज तक गए हैं, और जो एक्सपेंसेस है वो 15 से 20 लाख के हो जाते हैं। तो ऐसे में जो शुरुआती रकम देते हैं 3 लाख की वो ना के बराबर हो जाती है। और जनरली ये जो केसेस होते हैं बहुत लो क्लास की फैमिली वाले लोग झेलते हैं इन चीजों को, तो ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, तो एक इंसान अपनी शक्ल ठीक करते करते गरीबी तक पहुंच जाता है। और एक सैड रियलिटी ये है कि वो 30-30, 35-35 सर्जरी के बाद भी आपका चेहरा वैसा बिल्कुल दिख ही नहीं सकता है। एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें एक सर्वाइवर ने ये कहा था कि 6ठी सर्जरी तक उन्हें उम्मीद थी कि उनका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उस सर्जरी के बाद डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि चेहरा पहले जैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आपके शरीर पर एसिड गिरता है वो रास्ते में आने वाली हर चीज को गला देता है। मांस, हड्डी, मसल्स, टिश्यू, एसिड के आगे कुछ भी नहीं बचता है। तो आप कितनी भी सर्जरीज करा लें वो ठीक होना मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में जो मिनिमम असिस्टेंस दी जाती है और ये भी हर किसी को नहीं मिलती है, ये भी अब इन सब बारे में मुझे लगता है सृष्टि आगे बात करेंगी, तो मैं माइक उन्हें पास कर देती हूँ। मेनली इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि जो अभी आपने बताया कि 15 दिन के अंदर एसिड अटैक के जो विक्टिम होते हैं उनको पैसा मिलता है। अगर 2-3 दिन के अंदर मिल गया तो फिर भी सही है, मगर 15 दिन के अंदर अगर 5-6 दिन हो गया और नहीं मिला तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि जो एसिड अटैक जिन पे होता है उनके लिए इलाज जल्द से जल्द कराना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लोगों को लगता है कि एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स होते हैं उनका चेहरा बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट वो स्टेप सबसे बाद में आता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, वो कम से कम डिसेबिलिटी के साथ रहे, उसका नाक बच जाए, उसका कान बच जाए, क्योंकि बहुत सारे एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स होते हैं वो
बहरे हो जाते हैं, उनको वो लगा के सुनना पड़ता है, ठीक से दिखता नहीं, एक आँख चला जाता है या फिर कभी कभी दोनों आँखें चला जाता है, नोज पाइप लगा के सांस लेना पड़ता है, खाना मतलब कभी कभी मुंह के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जिससे वो ठीक से खाना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जल्द से जल्द पैसा देना ज़रूरी है, और अगर जल्द से जल्द पैसा नहीं आता है तो विक्टिम की जान को भी खतरा होता है, क्योंकि बहुत लोग इस चक्कर में मर भी जाते हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। ऐसे जैसे सृष्टि ने शुरुआत में ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, सरकार मुझे असिस्टेंस तभी देगी जब मेरा केस उन तक पहुंचा हुआ होगा। और ये जो 15 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए देने की बात है, तो ये भी तभी है कि जब ये केस सरकार के सामने आ जाएगा, उसके 15 दिनों के अंदर वो असिस्टेंस मुझे दी जाएगी। नहीं पता है, बहुत सारे केस में ऐसे भी होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारा केस पढ़ा है, बिहार का है या फिर दिल्ली उल्ली का भी है, बहुत जगह का है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई लड़की या फिर उसका परिवार गया कोर्ट तक भी कि हमको पैसा चाहिए, हमको इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होता है कि बहुत बार कोर्ट बोल देती है ये कि आपको पैसा देना है। उसके बाद भी क्या होता है कि बहुत लोगों को पैसा नहीं मिलता है। ग्राउंड रियलिटीज यही है कि मान लीजिए कि हमको कोर्ट बोल दिया कि आपको पैसा देना है, ठीक है, उसके बाद कोर्ट इस पे कभी निरीक्षक या फिर इस पे कुछ कभी होता ही नहीं है कि कोर्ट इस पे सुपरवाइज करे कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है अब तक। इस पे जो होता है, हाँ, ये बहुत सारा ग्राउंड में ये ऐसा है कि बोल देने के बावजूद भी बहुत चीज़ों को नहीं मिल रहा है बहुत लोगों को, जिसकी वजह से बहुत जाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाने जा रहे हैं। और बहुत लोग हैं कि जो मतलब आपने कहा कि ज़मीन बेच रहे हैं या फिर गहने बेच रहे हैं, तो सब बेच के सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। एक और चीज ये है कि अभी मैंने आपको जब कॉम्पेंसेशन के बारे में बताया था, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात की थी, जिससे 1 लाख रुपए की रकम मिलती है। तो ये रकम 2016 से मिलना शुरू हुई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसकी जो ऑफिशियल साइट है उसमें ही ये लिखा हुआ है कि 2016 से पहले जो भी एसिड अटैक के विक्टिम्स या सर्वाइवर्स रहे हैं वो इस रकम को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ सरकार हमारी बात कर रही है मदद करने की ऐसे सर्वाइवर्स की, और दूसरी तरफ आपने एक टाइम ड्यूरेशन लगा दी है कि अगर आप पे अटैक 2016 के बाद या 2016 में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस रकम के लिए आगे आ सकते हैं। उसके पहले कि अगर आप विक्टिम है और आप अभी भी सर्जरीज झेल रहे हैं, तो शायद सरकार उनकी तरफ अपनी आंख बंद कर रही है, मुझे ऐसा ही लगता है। चलिए, यहाँ हमने बात कर ली लॉस की और लूप होल्स की। अमन, आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप हमें कुछ और केसेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो मैं इस बारे में कुछ बोलूं उससे पहले आप मुझे हमें और केसेस बता दीजिए। देखिए, एक केस है बिहार के वैशाली का 2019 का। यह है कि एक परिवार में 16 लोगों पर एसिड अटैक किया गया था, 16 लोगों पर। उस परिवार में एक महिला थी जिसको कुछ युवक बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, और परेशान करने के बाद ये लोग रेसिस्ट कर रहे थे उसको, जो परेशान कर रहे थे परिवार के लोग। तो हुआ ये कि मतलब उस साल के उस सप्ताह के मंगलवार में क्या हुआ कि उनकी लड़ाई हो गई उन लोगों से जो उनका छेड़छाड़ कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अगले दिन करीब 20 लोग एसिड लेकर उसके घर में घुस गए और करीब 16 लोगों पर एसिड अटैक कर दिया गया, जिसमें 8 लोग ऐसे थे जो बुरी तरीके से झुलस गए थे। एक और मामला मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़की है, 17 साल की थी उस टाइम जब उस पर एसिड अटैक हो गया था। ये भी मामला 2019 का ही है, बिहार के भागलपुर का ये मामला है, जब एक लड़की पर एसिड फेंक दिया गया क्योंकि उसको मतलब कुछ लोग उसका गैंगरेप करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि शाम के 7:30 बजे, वो लड़की 17 साल की थी और उस टाइम 12वीं में पढ़ रही थी। शाम के 7:30 बजे कुछ 3 लड़के उसके घर में पिस्टल लेकर घुस गए, मतलब छत के या फिर किसी भी रास्ते से घुस गए। उसके बाद इन तीनों ने घर में घुसकर उसके बाद उस लड़की को तलाश करना शुरू किया। ये लोग पहले से उसको टारगेट बनाए हुए थे। उस पर ये लोग ढूंढने का प्रयास किए। जब लड़की मिल गई तो ये लोग उसको बंदूक के दम पर चाहे कि इसको हम अगवा कर लें। अगवा करने के बाद हुआ ये कि उसकी माँ खाना बना रही थी, शाम के 7:30 बजे का वक्त था, माँ खाना बना रही थी। और उसकी माँ जब उसकी दौड़ कर आती है और ये लड़की भी जब चिल्लाने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग को लग जाता है कि अब यहाँ पे लोग जुट जाएंगे, फिर हम अपने जो मकसद में उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये लोग उस पर एसिड फेंक दिए। उसके बाद क्या हुआ कि एसिड फेंकने के बाद उसको लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उसका PMCH में इलाज करवाया गया। लेकिन आप ये समझिए कि मात्र 17 साल की लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है, या फिर किसी भी उम्र की लड़की पर अगर मतलब एसिड फेंक दिया जा रहा है, तो उसका मतलब बाद में जो सामाजिक जीवन होता है वो कितना उससे प्रभावित होता है। बहुत सारा केसेज हैं ऐसे, जैसे आप शुरू में बोल रहे थे कि मेल पे भी होता है। एक मेल का भी मामला मेरे पास है। एक मामला है अलीगढ़ का, ठीक है। एक ये मामला है जब लड़कों पर एसिड फेंका जाता है तब। अलीगढ़ का ये मामला है, प्रेम प्रसंग का ये मामला था। एक 20 साल के लड़के पर एक लड़की ने एसिड फेंक दिया था।
इसलिए क्योंकि 6 महीने से उनके बीच रिलेशनशिप चल रही थी और 6 महीने के बाद वो लड़की उस लड़के पर यह दबाव बना रही थी कि आप हमसे शादी करिए। लड़का मात्र 20 साल का था और बहुत सारे मतलब मजबूरियां होती हैं, मात्र 20 साल की उम्र में कौन शादी करना चाहता है। तो लड़का बार बार मना कर रहा था, जिसके बाद उन लोगों की कहासुनी हो गई। फिर बाद में लड़का उसको इग्नोर करने लगा, मतलब और ये जो चीज़ होता है वो ईगो पर लग जाता है। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के पर एसिड फेंक दिया। बहुत सारे ऐसे मामला है जो मतलब इनमें होता है कि लड़कों पर भी एसिड फेंके जाते हैं। स्वाति, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं केसेस की, लॉस की। अब मुझे ये बताइए कि जब किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, उसके बाद उसकी लाइफ किस तरीके से इफेक्ट होती है। रोज एक एसिड अटैक सर्वाइवर की तरह जीना, मैं इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को बताएं, एक झलक दें उस चीज की कि वो लाइफ होती कैसी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी सौम्या कि जब हम बात करते हैं जिंदगी की, तो जिंदगी को जानने के लिए जिंदगी के पहले का और जिंदगी के बाद वो जो एक समस्या आती है, क्या हो जाता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जिंदगी जो हमारा जीवन है वो कहीं ना कहीं, खासकर हमारा जो भारतीय समाज है वो इस तरीके से पिरोया हुआ है कि हम कहीं ना कहीं अपना जो मतलब अर्थ है, मीनिंग है, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम जो ब्यूटी है कहीं ना कहीं वो हम लोग के पर्सनालिटी का एक परसेप्शन है। हमारा जो समाज है, उस समाज में, जो समाज में हम रहते हैं, उस समाज में कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस, हम अपना प्रेजेंटेशन, अपनी जो अस्तित्व का जो एक अर्थ है वो हम अपनी चेहरे से समझते हैं, और ऐसा है भी। और मैं यहाँ पे, आप जैसे आपने कही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होता है। एसिड अटैक एक ऐसा मुद्दा है जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जेंडर के हर एक एस्पेक्ट को ये कवर अप करता है, जो मैं कहना चाहूंगी। तो जब मैं बात करती हूँ उसके जीवन की, तो आप जरा सोचिए कि एक जीवन में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, आप उसके स्तर को देखिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी एक जीवन का जो मेन एस्पेक्ट्स होता है वो होता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक, सोशियोलॉजिकल मतलब जो सामाजिक तौर है, और चौथा जो आखिरी है वो है इकोनॉमिकल। तो जब एक इंसान जो अपनी खूबसूरती, जो अपना एक क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, चाहे वो मेल हो चाहे पुरुष हो, उसको बस जिंदगी में क्या चाहिए, इंसान को चाहिए कि यार खाना पीना, अच्छे से सोना, एक अच्छी जिंदगी, ये जिंदगी होती है। अचानक उसकी जिंदगी वो रहती है, अचानक जब उस पर एसिड फेंक दिया जाता है तो उसका पूरा दुनिया बदल जाता है। ऐसा दुनिया पलटता है कि उसे विश्वास नहीं होता। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी मानसिक तौर पे क्या होता है कि जब कोई इंसान, जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो जिंदगी जीने की जो नॉर्मल आजादी होती है, जो इंसान चाहता है कि हम जिए, जो अपनी खूबसूरती से कहीं ना कहीं, खासकर जो लड़कियां हैं वो समझती हैं कि एक शादी होगा, ये होगा, वो एक सोच है हमारी इंडियन पेट्रियार्कल सोसाइटी में। वो सबसे पहले इंसान का मेंटल जो भाई होता है, मेंटल टॉर्चर होता है। सबसे पहले आप जिस चीज को अपना अस्तित्व मानते हो, अपने जिंदगी को, वो अस्तित्व आपका टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आप मानसिक तौर पर सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हो। और कहते हैं जो इंसान मेंटली ब्रेक डाउन हो गया, उसको कवर अप करने में, उसको, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप हेड नहीं कर सकते हो लाइफ। तो सबसे पहला जो लाइफ एसिड अटैक पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, वो होता है ब्रेक डाउन, मेंटल ब्रेक डाउन, विच इज बहुत जो डिफरेंट है। क्योंकि फिजिकल तो वो होता ही, बट सबसे पहले आपका मेंटल ही होता है। सेकंड, फिजिकल रप्चर्डनेस भी होता है आपका। आप सोचो कि आपके चेहरे पे एसिड फेंका गया है, कैसा एसिड फेंका गया है, कौन सा एसिड आप पे यूज किया गया है, आपका कितना गया है आपका। कभी, जैसे कि सृष्टि ने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अंधे हो जाते हैं, लोग सुन नहीं पाते हैं, कितने के चेहरे वो देख नहीं पाते, कितने के मतलब ऑर्गन्स डिसफंक्शन हो जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि सबसे पहला तो फिजिकल डैमेज भाई, आप एक इंसान को चाहिए कि भाई एक अच्छा हेल्थ रहे, उससे वो जिंदगी का अपना यापन कर सके। आप सबसे पहले इंसान की जिंदगी का जो फिजिकल हेल्थ है, जीने का जो होता है फिजिकल एस्पेक्ट, आप वो छीन लेते हो। तो सबसे पहले जो मैं कहूँ जिंदगी जो एसिड अटैक के बाद होता है, सबसे पहले होता है मेंटल ब्रेकडाउन, कि आपका कॉन्फिडेंस टूट गया कि अरे यार, ये सबके दिमाग में आएगा कि अरे यार मेरे से अब क्या होगा मेरे समाज का। उसके बाद फिजिकल जो आप गुजरते हो कि आपका जो फिजिकल वो जो दर्द है, आप जो सर्जरीज कर रहे हो, मेंटल तो पेन, आप मानसिक तौर पे तो आप गुजर ही रहे हो भाई, लेकिन साथ साथ आपका फिजिकल पेन भी है। उसके बाद मैं आती हूँ सोशियोलॉजिकल, हमारा समाज। भाई हमारा समाज बहुत ही, क्या मैं कहूँ, वो अपने तरीके से चलाएगा इंसान को, जैसे चलना है वैसे चलेगा। और मैं कहती हूँ कि समाज के तौर पे ही हमें चलना पड़ता है, ये भारतीय समाज का एक फैक्ट है जो मैं बोलने चाहूंगी। तो जब आपका जो अस्तित्व है वही, मतलब कहा जाता है कि आप
का एसिड फेंक के आपका चेहरा बर्बाद कर दिया गया, तो आप एक लड़की का सोचिए, उस लड़की पे खासकर उसकी जो फैमिली होती है उसको बोलता है कि नहीं आपका शादी नहीं हो सकता है, और उस लड़की को क्या बताएगा कि आपको सुंदर होना चाहिए. एवरी गर्ल वांट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, दैट इज द फेमिनिन कैरेक्टर ऑफ अ वुमन, यू नो, एवरीबॉडी वांट्स दैट, यू नो, एंड जस्ट इट्स नॉट कि यू हैव टू बी ब्यूटीफुल, राइट. आप बस वो फेमिनिन कैरेक्टर को ये करते हो और आप सोचो कि आप पे एसिड फेंका गया, आपका जो खूबसूरती का जो मतलब है वही वहां पे चकनाचूर हो गया. वो फिजिकल एस्पेक्ट रप्चर कर देता है आपका ही करता है. उसके बाद समाज में आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है. आप जो माँ जो बाप आपको सर पे चढ़ाया रहता था, अब उनके दिमाग में ये है कि अब मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी. जस्ट थिंक अबाउट दैट. आप उस सोच को सोचिए ना कि उस लड़की पे, वो 18 साल कोई भी लड़की, उस पर क्या गुजरता होगा भाई. उसके बाद जब आप वो एस्पेक्ट आप जब सोच लेते हो, उसके बाद जो डिफरेंस जो आता है वो आता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. उसके बाद आता है इकोनॉमी पे. जो लड़कियां हैं अब उनको सपोर्ट कोई करेगा नहीं, क्योंकि आज शादी करेगी तभी तो वो घर जाएगी ना, तो उसका एक अपना एस्पेक्ट है. लेकिन अगर अब चेहरा ऐसा है, अब मेरे को जॉब कौन देगा भाई, तो जॉब वाला भी एस्पेक्ट आ जाता है. अब जॉब वाला एस्पेक्ट आ गया आपके पास, तो आप कोई जॉब देगा नहीं, तो आप इकोनॉमिकली भी अपने फैमिली से सेक्यूर हो जाते हो. तो मैं कहूँ जी जी जी, इसमें सबसे बड़ा ये होता है ना प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें ये होता है कि होता है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की खुद को अगर मेंटली प्रिपेयर कर भी लेती है कि चलो ठीक है मेरे साथ, या फिर जो लोग कहते हैं भाग्य में, या फिर कुछ अगर मेरे साथ ऐसा हो भी गया, या फिर मान लीजिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग माता पिता हैं या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उनको ओवरकम कर देते हैं इस चीज़ों से कि अगर आप एसिड अटैक हुआ तो आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो गई है, आप अभी भी जिंदा हैं और आप अभी भी अच्छे से जी सकती हैं, आप अभी भी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ा क्या होता है कि ये लोग सामाजिक जो नेग्लिजेंस होता है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है. बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें ये होता है कि लड़की अगर मान लीजिए कहीं जॉब करने जाती है तो उसको वहाँ से निकाल देते हैं लोग. मतलब क्या कहते हैं, मतलब जो बॉस होता है वो ये कहकर निकालता है कि जो आपके जो को वर्कर्स हैं आपका चेहरा देख के डर जा रहे हैं. बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको मान लीजिए छोटी उम्र में जिस पर एसिड अटैक हो गया, अगर वो स्कूल जाती हैं तो कहा जाता है कि आप मतलब क्लास में मत आइए क्योंकि आपको देख के दूसरे बच्चे डर जाते हैं. तो सबसे बड़ा जो होता है ना, ये सामाजिक जो तिरस्कार होता है ना, ये सबसे ज़्यादा खराब होता है इन लोगों के लिए. और हाँ, मतलब जो इसके थ्रू गुजर रही हैं उसके साथ अगर आप 1 घंटा रह जाइएगा ना, 1 घंटा, तो पता चलेगा कि क्या होता है. मतलब सर्जरी तो होता ही है, उसके बाद एक दर्द होता है, उसके बाद उनका हर दिन मतलब पट्टी चेंज होता है, हर दिन उनका जो होता है सो पट्टी चेंज होता है. और जब वो पट्टी खुलता है, वो चिपका हुआ पट्टी जब घाव पे मतलब चिपका हुआ पट्टी जब खुलता है तो समझिए कितना दर्द होता होगा. आपने अभी ये कहा ऑफिस में लोग ये बोल के काम से निकाल देते हैं कि लोग आपको देख के डरते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने अनमोल का जिक्र किया था, तो मुझे लगता है सही वक्त है उनकी कहानी इस बात पर बता देने का. तो जैसा मैंने बताया 2 महीने की थी, उन पे एसिड गिर गया. तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हैं, उन्हें अपने लुक्स के बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से वो वैसे ही बड़ी हुई हैं. उन्होंने अपने चेहरे को कभी अपने असली रूप में देखा ही नहीं, तो उनके लिए वही उनका असली चेहरा है. अकेडमिकली वो काफ़ी अच्छी थी, अपनी क्लास में बहुत हाई स्कोरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लग गई. जॉब करने के 2 महीने बाद, ये उन्होंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज में बताया, इसलिए मुझे पता है ये बात, तो उनके एचआर ने उनको बुला के बोला कि कोवर्कर्स आपको देख के थोड़े परेशान हो जाते हैं, काम से ज़्यादा सबका फोकस इस बात पे रहता है कि आप कैसी दिखती हैं, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप नौकरी पर ना आए. सोचिए वो लड़की जो एकेडमिकली सही है, काम भी उतने ही अच्छे तरीके से कर रही है, उसे ये बोल के नौकरी पे ना आने के लिए कहा जा रहा है कि बाकी लोग आपको देखकर काम नहीं कर पा रहे हैं. और उन्हें वो चीज छोड़कर एक एनजीओ में जाके काम करना पड़ रहा था जहाँ उन्हें 15,000 की सैलरी मिल रही थी. उसमें भी उनको जिसने रेफर किया था उस एनजीओ में, वो 5,000 उनकी सैलरी से ले लेती थी. तो उनको, और अनमोल का हमेशा से मन था कि वो एक्टर बने, कैमरे के सामने हो. शी वांटेड टू फेस द कैमरा, बट वही सोसाइटी, यू नीड अ परफेक्ट फेस, यू नीड अ परफेक्ट बॉडी. परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया है. लेकिन वो और उनकी जिंदगी में कुछ अच्छे, उनके ऑर्फनेज वाले काफी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी उनको पीछे नहीं रखा. लेकिन फिर भी 18 साल की उम्र के बाद उन्हें इंडिपेंडेंट रहना था, तो वो अलग रहने लगी. फिर उनकी जो फ्रेंड थी मैनेजर, उनकी हेल्प से ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया. एंड टुडे इंस्टाग्राम पे एक ब्लू टिक है उनके नाम के आगे, उनकी तस्वीर आपको लगा दी जाएगी. एंड वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी हैं. एक और ब्रांड है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, अब वो उसके लिए मतलब शूट्स करती हैं, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है. तो चीजें कुछ इस तरीके से बदलती हैं.
तो समाज, हाँ, एक हद तक क्या, समाज बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं, अगर वो अनमोल जितनी 10% हिम्मत भी रख लें तो अपनी लाइफ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। कि जो लोग, जब सर्वाइवर्स को जनरली आईना देखने में भी डर लगता है, आज अनमोल कैमरे के सामने खड़े होकर रोज शूट्स कर रही हैं, ब्रांड खुद बन चुकी हैं, तो मेरे हिसाब वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अच्छा अमन, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने बात कर ली केसेस की और इन सब चीजों की, अगर ऐसा होता है कि किसी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया है, उसके बाद क्या, उसके बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसको बचाने के लिए? किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जिससे आप उसका दर्द खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उसके दर्द को कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो एसिड जो ये लोग यूज करते हैं चेहरे पे फेंकने के लिए, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आप उस चीज़ को डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट करने का मकसद है कि उसका आप कंसंट्रेशन को घटा सकते हैं। तो वो कैसे होगा? आप उस पर साफ पानी डालिए, तब तक जब तक आप उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तब तक आप कोशिश कीजिए कि उनके शरीर पर साफ पानी डाला जाए, और उनके मतलब जो भी आभूषण या फिर नाक में उन्होंने कुछ पहन रखा है या फिर कान में कुछ है, उसको हटा दीजिए। और उसके बाद उनका जो होता है उनको पानी से धोते रहिए लगातार, और किसी प्रकार का कोई क्रीम का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये सब इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। और कोशिश मतलब मेनली यही होना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए उनको, और जब तक वो आपके सामने है तब तक आप उनको जो शुद्ध पानी है, स्वच्छ पानी है, उससे उनको धोते रहिए, ताकि जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो घटे और थोड़ा सा इफेक्ट कम हो। और दर्द खत्म नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। स्वाति, अब आप मुझे कुछ ऐसे एनजीओज के बारे में बता सकती हैं जो आगे बढ़कर ऐसे सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हैं? ऐसे एनजीओज तो बहुत सारे हैं, बट जो मैं स्पेसिफिक एनजीओज है मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। आपने छपाक मूवी अगर देखी होगी तो आपने लक्ष्मी की कहानी देखी होगी। लक्ष्मी मतलब जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड किया एसिड अटैक के मुद्दे के बाद, उसमें जो फाउंडेशन थी वो थी छाओ फाउंडेशन, जो कि बेसिकली नोएडा में एक फाउंडेशन है। ये बेसिकली क्या करती है, ये मेडिकल केयर, काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट देती है। इसी के जो फाउंडर हैं, जो उनके पति भी हैं, आलोक दीक्षित और आशीष शुक्ला, इन्होंने शेरोज कैफे का नाम लिया था। और शेरोज कैफे हैंग आउट आगरा और लखनऊ में शुरू किया गया है, ताकि जो लड़कियां हैं, खासकर जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट उन्हें अगर कहीं नहीं मिल रही है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। सेकेंड फाउंडेशन है मीर फाउंडेशन, जो कि 2013 में शाहरुख खान ने अपने पिता के नाम पर इसकी स्थापना की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं देता, बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, ये काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कोलैबोरेशन है और सारे हॉस्पिटल से, नेशनल राइट कमीशन वगैरह से, जिनसे कि क्योंकि एक जो एसिड अटैक विक्टिम जब होता है तो उसको फिर से अच्छे से होने के लिए, रिहैबिलिएट करने के लिए बहुत सारी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है, आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इसके तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बहुत सारी कोलैबोरेशन है एनजीओज के साथ, जैसे स्माइल फाउंडेशन है, साहस फाउंडेशन है मुंबई का, ये सब के साथ कोलैबोरेशन है और ये काफी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा मेक लव नॉट स्कार्स फाउंडेशन है, जो कि रिया शर्मा ने 2014 में खोला है। ये भी बहुत अच्छा काम करी। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल हेल्प देती है, मेडिकल एड देती है, वोकेशनल काउंसलिंग देती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका अस्तित्व टूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप अस्तित्व का अर्थ खोजना चाहते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को फिर से कैसे बनाते हैं, जब अपना कोई आइडेंटिटी, आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, तो वो पहचान देने में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम करती है। उसके बाद एक अति जीवन फाउंडेशन है। ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, क्योंकि इस फाउंडेशन की जो नींव है, इसे रखा है खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, प्रज्ञा सिन्हा, जो कि बैंगलोर में 2013 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने शुरुआत की है। प्रज्ञा सिन्हा ने अति जीवन फाउंडेशन की नींव रखी है। इसी के साथ साथ एक एसिड सर्वाइवर्स एंड वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन है, विच इज ASWWF। ये जो फाउंडेशन है, बेसिकली ये क्या करती है कि कोलकाता में ये सेल लगाती है कि जो भी एसिड अटैक वुमेन द्वारा जो बनाए गए जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसको ये सेल पे लाती है। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, लाइक सखी भी है, और उसके बाद ASWF है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल सेंटर्स हैं। तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि एनजीओ का तो वर्क डेफिनेटली है, बट आई वुड लाइक टू से कि एनी सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन जो
कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन, वेदर इट्स मीडिया, वेदर इट्स एनी फॉर्म ऑफ द एजुकेशन, दे शुड कोलैबोरेट विद दीज एनजीओज, वो स्टूडेंट्स को आगे लेकर आए, ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करवाती रहती है ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ में आए। और जो हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स, जो सोसाइटी का जो डिफरेंट थ्रेड है, जब दोनों साथ में आएगा तो चेंजेस आना ऑब्वियसली होगा ही चेंज। चलिए, अब हम इस वीडियो के अंत पर पहुंच चुके हैं और मैं सबसे उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैंने जो शुरुआत में कहा था मैं वही कहने वाली हूँ। मैं इस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगी भी नहीं कि इस दर्द को कैसे झेलना है। हाँ, लेकिन एक कहानी के साथ मैं इसका अंत करूंगी। प्रज्ञा के बारे में अभी हमें स्वाति ने बताया, जो अति जीवन फाउंडेशन चलाती है। तो मैं आपको उन्हीं की कहानी सुना देती हूँ, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि जिंदगी में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रज्ञा 23 साल की थी और उनकी शादी को 12 दिन पूरे हुए थे। शादी के 12 दिन बाद रात के 2 बजे वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो रात के 2 बजे एक ऐसे शख्स जिनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, शादी के लिए ठुकरा दिया था, उन्होंने उन पर एसिड अटैक कर दिया था। अब एसिड अटैक होने के बाद, जैसा कि स्वाति ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एक इंसान अपने अस्तित्व को ही क्वेश्चन करने लग जाता है। लेकिन प्रज्ञा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अति जीवन फाउंडेशन की शुरुआत की। आज वो 2 सुंदर सुंदर बेटियों की माँ है और उनकी जो फाउंडेशन है, मैं एकदम साफ साफ बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी शायद इतना नहीं कर रही है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है। 250 से ज्यादा लोगों की सर्जरीज को इन्होंने फंड किया है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। ये फ्री सर्जरीज देने के साथ साथ जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं और सबको फंड करती हैं बिना किसी लालच के। प्रज्ञा से जब इस बारे में बात की जा रही थी, ये एनजीओ का आइडिया, उनके लिए एसिड अटैक का आइडिया, तो मैं उनको बिल्कुल कोट करना चाहती हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा था, I want to prove that acid attack is not a death sentence. A person's identity goes beyond their faces or physical appearances. This is why we chose the slogan, I am not my face. इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। प्रज्ञा ये कहना चाहती थी कि वो लोगों के सामने ये मैसेज लेकर आना चाहती थी कि एसिड अटैक किसी का डेथ सेंटेंस, यानी कि किसी की जिंदगी का अंत नहीं होता है। किसी का चेहरा उसकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता है। इसीलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन भी यही है कि मैं अपना चेहरा नहीं हूँ। तो आपका चेहरा आपका अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व आप खुद है। एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और एक कानूनी परिप्रेक्ष्य है। कानूनी परिप्रेक्ष्य ये है कि जितने भी मैंने मामले कहे, कोई 15 का है, कोई 17 का है, कोई 19 का है, और जो एसिड बैन का आपने बात कहा था वो 2013 का है। 13 में एसिड बैन हो चुका था और ये बाकायदा आ गया था कि जो भी एसिड खरीदेगा या फिर जो एसिड बेचेगा, एसिड बेचने वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा और जो एसिड खरीदने के लिए जाएगा वो बालिग होगा और वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर वहाँ से एसिड खरीद पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद 13 में एसिड बैन हुआ और 19 तक का मैंने आपको मामला बताया। 2020 तक भी बहुत केस आ गए होंगे, जैसे कि अभी एक केस कुछ दिन पहले आया था कि यूपी में एक 3 माइनर लड़की पे एसिड फेंका गया था। उसके बाद क्या होता है कि कानून पता नहीं इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है कि लोग एसिड खरीदने से मतलब कैसे बचें, इस चीज़ को हो ही नहीं पा रहा है इस चीज़ से। उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे कि एक मामला है 2000 पता नहीं किस ईस्वी का है, शायद 13 के बाद का ही है, लेकिन ये कन्फर्म है। क्या हुआ था कि एक लड़की पे एसिड फेंक दिया गया था। उसकी शादी हो गई थी, उसका पति उसको एसिड फेंक दिया था किसी लड़ाई के बाद। तो क्या हुआ कि उस बंदे को 10 साल की सजा हो गई, उसके पति को। जब वो जेल चला गया तो जेल जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी जिस पे एसिड फेंका गया था वो रोड पे आ गई, इसलिए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, गरीब परिवार थे और इलाज के खर्च में बहुत सारा पैसा लग गया था। तो क्या हुआ कि सरकार से उसको किसी प्रकार का कोई आर्थिक मदद नहीं मिला। उसके बाद उसके साथ ये हुआ कि उस पति को जिसने उस पर एसिड फेंका था उसको उस महिला ने बेल करवाया और बेल करवाकर उसने अपने पति को बाहर बुलवाया ताकि उसका पति उसको कमाकर खाना खिलाए। बहुत सारे लूपहोल्स हैं ऐसे कानूनी जिसमें मतलब कानून ध्यान नहीं देता है। दूसरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य ये है कि अगर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ट्रांसजेंडर का बात कहें हम, जैसे कि हम लेस्बियन मैरिज की बात कहें, जैसे हम गे मैरिज की बात कहें, तो इन जो ये लोग हैं ना, ये बहुत लंबी लड़ाई लड़की उन्होंने खुद को समाज में एक्सेप्टेंस दिलवाया है। तो आप मतलब जो समाज के लोग हैं वो इन लड़कियों को आप ऐसा मत करवाइए कि इनको कोई लड़ाई में झोंक दीजिए कि आप इतना साल लड़ के आइए तब हम आपका सामाजिक एक्सेप्टेंस करेंगे। या फिर जैसे कि मैंने बताया था कि बॉस निकाल देता है, तो इसमें बॉस की गलती नहीं है, ये समाज के जो भी लोग हैं उनकी गलती है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर जहाँ हम काम कर रहे हैं या फिर हम किसी से काम करवा रहे हैं, अगर मेरे जो स्टाफ है अगर वो किसी को लेकर मतलब उनसे मतलब उनके साथ काम करने के लिए वो तैयार नहीं है, हमको मजबूरन हटाना पड़ेगा।
और ये समाज मतलब जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उस बॉस को, उस लड़की को निकालना पड़ा। उसकी पहले तो ऐसे मेंटलिटी थी नहीं, अगर ऐसी पहले से अगर होती तो उसको मतलब वो क्या कहते हैं हायर, तो उसको हायर ही नहीं करते। लेकिन समाज को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो लड़की इस सब चीज़ों से गुजर रही है उसको अच्छा सा माहौल दिया जाए, और जैसी आप उसको परी या तितली पहले मान रहे थे उसको आप उस टाइम भी मानिए, यही बात। मैं क्लोजिंग में तो बस ये कहना चाहूंगी कि आप जड़ को तो देखिए कि जो लोग एसिड अटैक करते हैं वो उनकी मानसिकता क्या होती है, वो ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, वो मारना नहीं चाहते। आप मानसिकता को तो देखिए, दे वांट टू ह्यूमिलिएट बट नॉट टू किल। मतलब क्या है, मतलब आपकी मानसिकता किस तरीके से कि आप एक मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं जो एक सबसे बेहतर योनि मानी जाती है, मनुष्य योनि, और उसी योनि में आप क्या करते हैं, आप एक को मारना नहीं चाहते हैं, उसको मृत्यु प्रदान नहीं करना चाहते, आप उसको मतलब वो तिल मरे, आप ऐसा करना चाहते। तो आप जरा सोचिए कि वो जो समाज है, जिस समाज में कह रहे वो अपने दिमाग में क्या बैठाया हुआ कि मुझे कोई रिजेक्ट करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। और जैसे इन्होंने बताया कि जैसे अमन ने बताया कि एक 20 साल के लड़के को जिससे एक प्रेम संबंध था एक महिला का, उस महिला ने उस पर मारा। तो आप जरा सोचिए कि सिर्फ फीमेल नहीं, मेल भी ऐसे फीमेल भी ऐसे काम करती। तो आप सोचिए जो मेंटालिटी है, मतलब चाहे वो औरत हो चाहे वो महिला हो, दोनों के एक जो कॉमन सेंस होता है जिसको हम कहते हैं आज के टॉपिक में जो पढ़ाना चाहिए हर एक प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, दैट इज कॉल्ड जेंडर सेंसिटाइजेशन। मतलब जो एक मेल है चाहे वो फीमेल हो, समाज में जितने भी जेंडर है उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए दूसरे जेंडर के प्रति। कम से कम एक मनुष्य जाति का जो मेन चीज होता है वो तो एटलीस्ट वो होना चाहिए। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन इज द मेन कॉज विच इज लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट ग्राउंड लेवल। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, ये उन लड़कियों के लिए या फिर उन सर्वाइवर्स के लिए, जो मर्द या औरत जो भी हैं उनके लिए है कि आपके साथ जो हुआ है, सबसे ज़्यादा जो मतलब दुखदाई होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए, वो ये होता है कि किसी के जीवित शरीर का जल जाना। तो आपके साथ ज़िंदगी का सबसे बुरा बात हो चुका है, उससे दर्दनाक अब आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और समाज से आपका मतलब जो लगाव है उस चीज़ को बनाए रखिए, समाज से आप मत कटिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं क्योंकि लोग हम पे हंसेंगे। आप बेशक जाइए और आपके जो सपने हैं उसको पूरा कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे फिर वही कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी मुद्दा है जिससे समाज के सामने लाने की जरूरत है, तो आप ऐसे हर मुद्दे को हमारी टीम के पास फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस, मेल्स किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कोई और सुने ना सुने, जनता जंक्शन आपकी बात जरूर सुनेगी। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मुद्दे के बाद। तब तक के लिए मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे बैठे हैं पप्पू सिंह और आप देख रहे थे बोलना मना है।